हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज बात करते हैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में, जिसको बोलते हैं एमटीटी, मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन। ज़्यादातर लोग इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते। आइए डिस्कस करते हैं। ये होता क्या है कि इसमें इंडियन ट्रेडर होता है, उसको बोलते हैं मर्चेंट। वो एक कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करता है, दूसरे को एक्सपोर्ट करते कर देता है, लेकिन गुड्स को इंडिया में नहीं लाता है। फॉर एग्जाम्पल यूएई से गुड्स परचेज किया और चाइना को बेच दिया, तो गुड्स इंडिया में नहीं आया, डायरेक्टली यूएई से चाइना में चला गया। और जो भी प्रॉफिट मार्जिन था, फॉर एग्जाम्पल खरीदा 40 का और बेच दिया 45 का, वही प्रॉफिट होता है इंडियन ट्रेडर का। सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडियन कंपनी है कोई, उसको ट्रेडर बोलेंगे या मिडिल मैन बोलेंगे। गुड्स खरीदा उसने चाइना से और गुड्स बेच दिया यूएई को। गुड्स इंडिया कभी नहीं आएगा, ये इसकी कंडीशन है। और पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में ही होता है। फॉर एग्जांपल कि यूएई को उसने माल बेचा, तो यूएई वाला जो बायर होगा, उसने इंडिया में मर्चेंट जो ट्रेडर होगा उसको पेमेंट कर दिया। और उसके बाद जो मर्चेंट ट्रेडर है उसने माल खरीदा चाइना से, तो चाइना वाला जो सेलर होगा उसको पेमेंट कर दिया। जो डिफरेंशियल मार्जिन होता है वही प्रॉफिट होता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि कब इसको एमटीटी बोलेंगे। पहली कंडीशन है कि गुड्स इंडिया में नहीं आना चाहिए, बाहर से बाहर ही चला जाना चाहिए। बोथ लेग्स परचेज एंड सेल फॉरेन कंट्रीज में हो। पेमेंट रिसीट फ्रॉम बायर, जो हमारा यूएई वाला बायर है हमने उससे पेमेंट ले लिया और सप्लायर को कर दिया। अब इसमें टाइम लिमिट है, एंटायर साइकिल 9 मंथ्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। जब से ये एमटीटी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई और उसके कंप्लीशन होने में 9 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगली कंडीशन है 1 एडी बैंक फॉर एंटायर ट्रांजेक्शन। एडी बैंक मतलब अथोराइज डीलर बोलते हैं इसको। तो जिस बैंक के थ्रू पेमेंट आएगा और जाएगा वो बैंक सेम होना चाहिए, ताकि ट्रांजेक्शन को ट्रेस किया जा सके। आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं इस बारे में। 6 मंथ रूल भी है इसमें, 6 महीने के अलावा। वो क्या कहता है, स्टार्ट डेट, ट्रांजेक्शन स्टार्ट डेट कौन सी मानी जाएगी? डेट ऑफ शिपमेंट या बिल ऑफ लेडिंग पर जो डेट पड़ी हुई है। मतलब जिस दिन माल, सपोज हम चाइना से हमने इंपोर्ट किया, तो चाइना से जिस दिन माल चलेगा, जो डेट बिल ऑफ लेडिंग पर पड़ जाएगी, उस डेट को डेट ऑफ स्टार्ट बोलेंगे, कि शिपमेंट स्टार्ट हो गया है, मतलब पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया। और एंड डेट क्या बोलेंगे उस ट्रांजेक्शन की? फॉरेन बायर से फुल सेल प्रोसीड जब मिल जाएगी जिस दिन, उस डेट को इस ट्रांजेक्शन का एंड डेट माना जाएगा। 6 मंथ की टाइम लिमिट ये है कि जिस दिन गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ फॉरेन कंट्री से, तो उस डेट से 6 महीने के अंदर हमें बायर से 100% पेमेंट मिल जाना चाहिए। और 9 महीने का टाइम का मतलब है कि 9 महीने में कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी जिस दिन को ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, 6 महीने के अंदर हमें पेमेंट मिल जाना चाहिए उस डेट से, बायर से। और उसके बाद हम सेलर जो होगा चाइना वाला या किसी भी देश का, ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था, उसको पेमेंट कर दें, यानी पूरी ट्रांजेक्शन जो है वो 9 महीने में कंप्लीट हो जाए। पहले बायर पे करेगा 6 महीने के अंदर, उसके बाद हम सप्लायर को पे कर देंगे और डील क्लोज हो जाएगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को गुड्स शिप हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम चाइना की बात करें तो चाइना से माल आया 1 जनवरी को, और वो बायर बायर हम यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि यूएई में है। तो बायर पे करेगा इंडियन ट्रेडर, जो मर्चेंट ट्रेडर होगा यहाँ पर मिडिल मैन, उसको 30 जून, यानी 6 महीने के अंदर वो पेमेंट कर देगा 100%। उसके बाद इंडियन ट्रेडर पे करेगा सप्लायर को, चाइना वाले को। तो डील क्लोज हो जाएगी 30 सितंबर, यानी मैक्सिमम 9 महीने के अंदर डील क्लोज हो जानी चाहिए। अगर 6 महीने में डील क्लोज नहीं होती है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले फेमा की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, मतलब आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं इसको कंप्लीशन के लिए। अगर नहीं करते तो कई सारी इसमें पेनल्टीज भी लग सकती हैं। और बैंक एडी, जो भी अथोराइज्ड बैंक होगा वो क्वेरी लगा देगा कि भाई ये सेल प्रोसीड क्यों नहीं आया, ट्रांजेक्शन क्लोज क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसमें बैंक की भी
प्रॉपर जिम्मेदारी होती है कि उसको पूरा डील क्लोज करना, क्योंकि उसको भी आरबीआई को बताना पड़ता है कि कितनी ट्रांजेक्शन एमटीटी की ड्यूज हैं और कितनी कंप्लीट हो चुकी हैं। ट्रांजैक्शन फ्रीज भी कर सकता है बैंक, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्क्रूटनी भी हो सकती है, या आरबीआई आपकी स्क्रूटनी भी करा सकता है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस टाइप की। और उसके बाद अगर टाइम से ये ट्रेड डील क्लोज नहीं होती है तो आगे को भी आरबीआई से आपको परमिशन लेनी पड़ सकती है इसको एक्सटेंड कराने के लिए। ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन नहीं मिलता, इसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, और इस कुछ स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन भी चाहिए होता है, प्लस बैंक अप्रूवल भी चाहिए। बैंक जो हमारा ऑथोराइज डीलर बैंक होता है वो क्या क्या चेक करता है इस एमटीडी ट्रांजैक्शन के केस में? बीएल डेट, मतलब ट्रांजैक्शन किस डेट को स्टार्ट हुई ये कैसे देखेंगे? तो जो बिल ऑफ लेडिंग पर डेट होगी, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? बिल जब फॉर एग्जांपल चाइना से जब माल शिप में लोड हुआ, तो जिस शिप में लोड हुआ वो एक रिसीट होती है जो शिपिंग कंपनी इशू करेगी सेलर को, कि भाई हमने आपका माल रिसीव कर लिया है, और ये इसमें क्वांटिटी है, ये माल है, उसमें बहुत सारी डिटेल होती हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ लीडिंग में क्या क्या होता है। और बैंक क्या अगला क्या चेक करेगा? इनवर्ड रेमिटेंस डेट, कि भाई जो एमटीटी ट्रांजैक्शन है उसमें जिसको हम माल बेचने वाले हैं उसने हमें किस दिन को पेमेंट किया, यानी 6 महीने के अंदर पेमेंट हो गया या नहीं। एग्रीमेंट टर्म्स, हमारी इस बायर और सेलर के साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ये भी बैंक चेक करेगा। 1 to 1 लिंकेज, परचेज वर्सेस सेल, मतलब एक जिस सेल के रेस्पेक्ट में कोई पेमेंट आया है, मतलब और उसी सेल के रेस्पेक्ट में जो परचेज का इनवॉइस होगा, बैंक उन दोनों को मैच करेगा कि सेम क्वांटिटी है या नहीं है परचेज और सेल के इनवॉइसेस में, और जो भी डिटेल्स बीएल में है वो मैच कर रही नहीं कर रही, वो इनवॉइस वाइज मैच करेगा बैंक। नो रूटिंग थ्रू इंडिया, माल इंडिया में नहीं आना चाहिए वरना वो इंपोर्ट मान लिया जाएगा, तो ये भी बैंक चेक करेगा। जीएसटी ट्रीटमेंट क्या होता है एमटीटी ट्रांजैक्शंस में? एमटीटी पर जीएसटी नहीं लगता है, इसको नॉन जीएसटी सप्लाई बोलते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि गुड्स इंडिया में आया ही नहीं, इसको इंपोर्ट तो है नहीं, और नॉर सप्लाइड विद इन इंडिया, इंडिया में हमने बेचा भी नहीं, ना तो इंडिया में आया और ना ही हमने इंडिया में बेचा। तो एज पर शेड्यूल 3 ऑफ जीएसटी एक्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया जो होता है वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज, ना तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आता है, इसलिए उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि ये ना तो इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है, और ना ही गुड्स की सप्लाई इंडिया में हुई, इसलिए इसको नॉन जीएसटी सप्लाई बोलेंगे। और जीएसटी रिटर्न में GSTR 1 में इसको नॉन जीएसटी वाले कॉलम में रिपोर्ट करेंगे। इनवॉइसिंग एंड एमटीटी, एमटीटी के केस में इनवॉइसिंग कैसे होगी? तो जो मिडिल मैन यानी मर्चेंट ट्रेडर होगा इंडिया वाला, वो जो सेल का इनवॉइस होगा जो फॉरेन वायर को इशू करेगा उस पर कॉमर्शियल इनवॉइस लिखेगा, और वो ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी में होगा, और जीएसटी इस पर लगेगा नहीं तो वहां पर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। और सेफर साइड के लिए हम इस पर मेंशन कर सकते हैं ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर शेड्यूल 3, इसलिए इस पर जीएसटी नहीं लगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करे इंडिया में, उसका इंडियन ट्रेडर क्या अकाउंटिंग करेगा। तो परचेज फ्रॉम फॉरेन सप्लायर, जब हमने फॉरेन सप्लायर से माल परचेज किया तो उसकी सिंपल एंट्री बनेगी जो परचेज की करते हैं, बस उसमें जो भी फॉरेन करेंसी में उसकी अमाउंट होगी उसको डेट ऑफ परचेज के पर जो कन्वर्जन रेट आ रहा होगा फॉरेन करेंसी टू आईएनआर, उस पर कन्वर्ट करके उसको अकाउंटिंग कर लेंगे। और जैसे सेल करेंगे तो सेल वाली डेट पर जो फॉरेन करेंसी का रेट होगा तो उस पर रिकॉर्ड करेंगे। और जब अकाउंट क्लोज करेंगे यानी 31 मार्च को, तो जो भी फॉरेन करेंसी का गेन या लॉस होगा उसको सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाएगा। इनकम टैक्स में इस पर जीएसटी तो नहीं लगता है, लेकिन ऑब्वियसली इनकम टैक्स तो लगेगा ही, जो भी इंडियन ट्रेडर का प्रॉफिट आएगा क्योंकि वो रेसिडेंट है तो, और इंडिया में कमा रहा है तो उस पर इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा, जो भी उस पर रेट एप्लीकेबल है। अगर इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट से, अदरवाइज फर्म है या कंपनी तो उसी हिसाब से टैक्स रेट कैलकुलेट होगा। कॉमनली क्या क्या इसमें मिस्टेक्स, इसमें
कॉमन मिस्टेक्स क्या-क्या होती हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि कोई नोटिस से हम बच जाएँ? नॉर्मली कुछ लोग इसको ट्रीटिंग एमटीटी एज़ एक्सपोर्ट, मतलब एमटीटी को एक्सपोर्ट वाले कॉलम में दिखा देते हैं, मतलब एक्सपोर्ट मान लेते हैं। ये एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। और क्लेमिंग जीएसटी रिफंड, एमटीटी मर्चेंट ट्रेडर जो होता है तो वो इस ट्रांजैक्शन के लिए इंडिया से कुछ सर्विसेज और गुड्स भी खरीदता है। जैसे कोई किसी शिपिंग कंपनी की सर्विसेज ली, किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज ली, या और तरह की कोई इनवर्ट सप्लाई ली जीएसटी में, जिस पर हमने जीएसटी पे किया है, तो उस पर जीएसटी का आईटीसी हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी आउटवर्ड सप्लाई नॉन जीएसटी है। आईटी जीएसटीआर 1 में इसको प्रॉपर्ली नॉन जीएसटी वाले कॉलम में शो करना चाहिए। और गुड्स रूटिंग थ्रू इंडिया, इंडिया में अगर गुड्स आप लाए हैं तो इसको इंपोर्ट मान लिया जाएगा, इससे भी बचना चाहिए। और डिले बियॉन्ड 9 मंथ्स, पूरी एमटीडी ट्रांजैक्शन को 9 महीने के अंदर क्लोज कर देना चाहिए, वरना फेमा आरबीआई की का वायोलेशन हो सकता है, पेनल्टी पड़ सकती है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि रिसीट एंड पेमेंट फ्रॉम आईएनआर अकाउंट। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स मंगाया था चाइना से और भेजा था यूएई को, तो मुझे पहले सपोज फॉरेन करेंसी, तो डॉलर की अगर हम बात करें तो डॉलर आएगा मेरे पास यूएई से। तो उसको अगर मैं अपने आईएनआर अकाउंट से डील करता हूँ तो पहले आईएनआर में कन्वर्ट करेगा मेरा एडी बैंक, तो उस पर कन्वर्जन चार्जेस लेगा। और फिर मुझे अगर चाइना पेमेंट करना पड़ेगा तो फिर मुझे डॉलर्स चाहिए, फिर मुझे डॉलर आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, फिर कन्वर्जन चार्जेस लेगा। तो इससे अच्छा है कि एक ईईएफसी अकाउंट होता है, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, वो फॉरेन करेंसी में ही मेंटेन होता है इंडियन बैंक में। तो हमें वो अकाउंट खुलवाना चाहिए और उसमें ही ये डॉलर्स का रिसीट एंड पेमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यूएई से, यूएई में जो मेरा बायर है उसने मुझे $50,000 मेरे ईईएफसी अकाउंट में डाले, और मुझे चाइना से जो मैंने माल खरीदा है मैंने उसको $45,000 पेमेंट कर दिया फाइनल, तो मेरा कोई कन्वर्जन चार्जेस नहीं लगा इन दोनों ट्रांजेक्शन में। और जो नेट मेरा $5,000 बचा वो मैं अपना कन्वर्ट कराकर अपने आईएनआर वाले अकाउंट में ले लूंगा। तो मेरा कन्वर्जन चार्जेस कम से कम लगेगा अगर मैं अपना ईईएफसी अकाउंट से ट्रांजेक्शन करता हूं तो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? परचेज इनवॉइस, फॉरेन सप्लायर जो हमें इनवॉइस देगा उसको परचेज इनवॉइस बोलते हैं। सेल इनवॉइस फॉरेन बायर को हम देंगे। बिल ऑफ लेडिंग, इसमें सबसे जरूरी जो एक डॉक्यूमेंट है इसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल। अगर एरोप्लेन से माल जाता है तो उस केस में एयरवे बिल होता है, अदरवाइज शिप के केस में बिल ऑफ लेडिंग होता है। तो बिल ऑफ लेडिंग होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ये होता है गुड्स की रिसीट प्लस ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है ट्रांसपोर्ट की, प्लस ऑनरशिप प्रूफ। मतलब गुड्स, हाँ, शिपिंग कंपनी ने गुड्स रिसीव कर लिया है और इसका ऑनर कौन है उसका एक प्रूफ होता है। तो बिल ऑफ लेडिंग में क्या क्या लिखा होता है? शिपर डिटेल, शिपर मतलब सेलर कौन है, कंसाइनी बायर कौन है, नोटिफाई पार्टी कौन है, पोर्ट ऑफ लोडिंग एंड पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज कौन सा रहेगा, मतलब किस कंट्री से माल स्टार्ट हुआ कहाँ जा रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, गुड्स के बारे में क्या क्या है गुड्स में, नंबर ऑफ पैकेजेस कितने हैं, फ्रेट टर्म्स, फ्रेट कौन पे करेगा, फ्रेट कितनी है, प्रीपेड है या कलेक्ट करनी है, डेट एंड सिग्नेचर। डेट एंड सिग्नेचर, डेट के इसी डेट के हिसाब से ट्रांजेक्शन को स्टार्ट माना जाता है। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, कोई अदर शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है तो उसको भी रखना चाहिए। बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, इसमें बैंक मतलब जो भी एडी बैंक होगा वो बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा कि फॉरेन करेंसी मिल चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स, जो भी बायर सेलर और नहीं बायर सेलर नहीं, जो भी अदर एग्रीमेंट्स हैं उसके बारे में देखा जाएगा। आइए समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड एमटीटी। सिंपल सा डिफरेंस है। एक्सपोर्ट के केस में माल इंडिया से आउटसाइड जाता है, और एमटीटी के केस में फॉरेन से फॉरेन, मतलब एक फॉरेन कंट्री से दूसरी फॉरेन कंट्री में माल जाता है। जीएसटी, एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं और एमटीटी को नॉन जीएसटी सप्लाई बोलते हैं। रिफंड ऑफ जीएसटी एक्सपोर्ट के केस में मिल जाता है, एमटीटी में नहीं। कस्टम डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है एमटीटी में, और एक्सपोर्ट के केस में इन्वॉल्व होता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में कस्टम डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। थैंक यू।